इलस्ट्रेशन नंबर 22। A, B and C are the partners sharing profit equally. Now they decided that in future C will get 1/5 share in profit. करेक्ट? क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको समझना बहुत जरूरी है ना? अदरवाइज आगे समझ में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा अच्छे से आएगा। जैसे A, B एंड C, करेक्ट? चलिए यहाँ पे क्या ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल, दैट मींस 1:1। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया इनका? टोटल क्या हो गया? 3, 1 + 1 + 1 टोटल 3। नाउ ये लोग न्यू रेशियो पे डिसाइड कर रहे हैं। चलिए अब देखो आगे क्या है। सो they decided that in future C will get the 1/5 share in profit. That means 1/5 share किसको मिलेगा? C को मिलेगा। इसका मतलब देखो जब भी डिनोमिनेटर की बात की जाए तो इस तरीके से, if अगर डिनोमिनेटर 5 है, that means इनका जो टोटल है वो कितना हो गया? 5, करेक्ट? इनका टोटल क्या हो गया? 5, जिसमें उन्होंने C के लिए बता दिया है कितना है? 1, करेक्ट? C को ऑलरेडी 1 मिल चुका है, टोटल 5 है। रिमेनिंग कितना बचा? कितना बचा? 5 - 1 करके देखो कितना बचा? 4, करेक्ट? अब यहां पर रेशियो तो है नहीं, इक्वली आपको बताया भी गया था, है ना? और अगर कुछ नहीं दिया हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 4 को इक्वली बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 2 2 + 2 + 1 = 5, करेक्ट? है ना? तो कुछ इस तरीके से देखिए ये सारी चीजें की जाती है। यहाँ पे क्या जनरली बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये किस तरीके से हो रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा है, करेक्ट? तो ये कुछ इस तरीके से आता है। परफेक्ट। चलो दैट मींस यहां पर आपको तीनों चीज के रेशियो मिल गए। जो रेशियो थे आपको मिल गए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी मिल गया। देन ऑन द डे ऑफ चेंज, मतलब जिस दिन चेंज किया उसी दिन फर्म्स गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹6 लाख। उसी दिन फर्म की जो वैल्यू थी, दैट मींस उसका गुडविल की वैल्यू क्या डिसाइड हुई कि 6 लाख रुपए उसकी गुडविल की वैल्यू है। सो मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए अब ऐसे केस में भी आपको डाउट होगा कि सर गुडविल तो पहले का है तो उसे न्यू में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, करेक्ट? ओल्ड रेशियो को इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि गुडविल पहले का था, है ना? आपके साल भर उस साल जितनी मेहनत करी थी तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से था, क्योंकि उस टाइम का था ना, पास्ट टाइम था, ये बहुत पहले का है, पास्ट पीरियड है इनका, इसलिए हम पास्ट रेशियो भी देखेंगे। बट गुडविल किस दिन उनका डिक्लेयर हुआ फर्म का, उसकी वैल्यू कब पता चली? जब उनका न्यू रेशियो उन्हें डिसाइड कर लिया था कि अब से हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी दिन गुडविल आया। दैट मींस अब तो भाई न्यू रेशियो भी आ गया। जैसा हमारा में होता है ना कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन वो जस्ट रात को अगर 1 बजे हो गया, 12:01 वो अगला दिन लग जाता है, करेक्ट? भले आप एडमिट पहले हो गए लेकिन 1 मिनट अगर लग गया तो अगला दिन हो गया। 1 मिनट 12 बजे में 1 मिनट बाकी है तो उसके पहले वाला दिन। परफेक्ट। बस वो हर खेल यहाँ पे टाइमिंग का ही है, बराबर? गुडविल था पहले साल का, लेकिन आया कब? जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं इतना शेयर हम डिसाइड कर रहे हैं और उसी दिन उसकी वैल्यू है। दैट मींस इस दिन इनकी वैल्यू है गुडविल की। तो सीधी सी बात है कि भाई इस बेस पे बढ़ना चाहिए, बट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किस पे हो चुका था या हो गया होगा? इस पे होना चाहिए था, करेक्ट? न्यू रेशियो तो ये है, इस पे होना चाहिए, इस पे नहीं। तो इस वैल्यू को बाइफरकेट करेंगे कि किसको कितना मिलना चाहिए, वही चेक करोगे आप लोग। चलिए हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है,
क्या था, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो ए बी एंड सी क्या है 1/3 कैसे है पता चला 2/5 बी, करेक्ट, देन क्रॉस मल्टीप्लाई और वी कैन से एलसीएम लेके करेक्ट किया है यहाँ पे लोग ने, है ना। चलिए कितना आया, देखिए माइनस का है इसलिए क्या है गेन, अगेन सेम गेन एंड द नेक्स्ट वन इज सैक्रिफाइस। दैट मींस सी अपने पास से किसको देगा, ए को और बी को कम मिला है कितना, एक एक शेयर कम मिला है, बी को सी को ज्यादा मिला है कितना 2, तो भाई वापस इन दोनों को दे दो, करेक्ट, वापस देना है तो उसकी एंट्री बनेगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ना, टोटल गुडविल कितना है ना। अब समझो यहाँ पे कि टोटल गुडविल कितना था, भाई गुडविल था टोटल 6 लाख रुपीस, उसमें से कम ज्यादा कितना हुआ है, ए बोलेगा भाई मेरे को तो 1/5 शेयर और सॉरी वी कैन से 1/15 शेयर नहीं मिला है, तो भाई तू तेरा पहले शेयर ले ले, ए शेयर ऑफ लॉस 1/5 ऑफ 6 लाख कितना भाई 40,000 का, भाई मुझे नहीं मिला, मुझे दे दो, है ना, इतने का नहीं मिला था। सेम साइड पे क्या हो रहा है, बी शेयर ऑफ लॉस 1/5 6 लाख कितना 40,000 नहीं मिला था, भाई मुझे भी दो, करेक्ट। साथ ही साथ सी शेयर ऑफ गेन, it's not a gain, how to is a gain, it's a sacrifice, है ना। Just a second. They decided that in future C will get 1/5 share in profit, है ना, 1/5 उसे मिलना ही चाहिए, ठीक है, पहले था कितना 1/3, बाद में उसको हुआ कितना 1/5 उसे मिलना चाहिए था, दैट मींस कितना ज्यादा मिल गया 2/5 उसे ज्यादा मिला यहाँ पे। C share of gain 2/5 of 6 lakh 80,000, दैट मींस A और B अपने पास से कितना देंगे C को 80, है ना, A's कैपिटल अकाउंट 40,000 to B's कैपिटल अकाउंट 40 to C's कैपिटल अकाउंट 80,000। C compensated by A and B for the sacrifice made by him, करेक्ट, है ना, A कंपेंसेट नहीं किया है A और B को for the sacrifice by him, यहाँ पे आप लोग चेंज कर लेना, ये गेन नहीं है ये सैक्रिफाइस है, करेक्ट, ये सैक्रिफाइस है, यहाँ पे गेन करो, जहां जहां लॉस लिखा है वहां पे गेन कर दो, यहाँ पे गेन कर दो। बुक के अंदर क्या हमें करेक्शन बहुत सारे हैं वो करने होंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। देखा कुछ इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको क्या मुझे भी हो गया, है ना। चलो करेक्ट, जहां लॉस है वहां पे गेन कर दो। चलो आ जाओ चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. It was decided that with effect from 1st January 2014, यहाँ पर आपको जो डेट दी जाती है ना कि उन्होंने कौन सा दिन डिसाइड किया है, कि ये बहुत जरूरी है कि ये डेट दी हो, है ना, और इस पे फोकस भी करा करो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा अगर सपोज कोई वैल्यू दी है तो ये तो पता होना चाहिए कि वो अभी की वैल्यू है या पहले की है। इफ अगर वो पहले की ही वैल्यू दी तो उसे तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हाँ, अगर पहले की जो वैल्यू दी उसे उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है और ऐसा डिसाइड किया होगा कि हम 2014 में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तब आपको यहाँ पर इसका कैलकुलेशन चाहिए, हमारा ओल्ड और न्यू में से जस्टिफाई करना कि किसको कितना मिलना चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए डेट बहुत ध्यान से रखा करो। देन the profit sharing ratio will be 9:6:5, clear। पहले that means 1st January 2014 से पहले क्या था 5:4:1 and 1st January से ही, है ना, उसी दिन पहली तारीख से ही उन्होंने जो अपना रेशियो क्या बनाया 9:6:5। Goodwill is to be valued at 2-year purchase of average of 3-year profit।
देखिए यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। एवरेज प्रॉफिट बताया गया है कितना, 3 साल का है, करेक्ट है ना। एवरेज प्रॉफिट बता दिया है कितना, 3 साल का। देन वैल्यू ऑफ गुडविल आपको परचेज जो फाइंड करनी है वो कितनी, 2 साल की करनी है। क्लियर? जितने अच्छे से क्वेश्चन को रीड करोगे ना उतने ही अच्छे से आंसर सॉल्व कर पाओगे। देन द प्रॉफिट for 2011, 12 and 13 is 96,000, 84,000 and 1,20, करेक्ट? 3 साल का ही दिया हुआ है। चलिए देन अब क्या पूछा जा रहा है, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill without opening goodwill account। गुडविल अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन नहीं करना है स्टिल, लेकिन सभी चीज की एंट्री देनी होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या एक अलग बात है, इसके अंदर आपको एक डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दे दिया है, नहीं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई आपका प्रॉफिट ये रहा, ये आपका गुडविल है, उसको आपका एंट्री करनी है, करेक्ट? देखिए जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशन आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आते जाएंगे, चेंजेस आएंगे। तो देखो अब यहाँ पर भी है, आपको गुडविल और प्रॉफिट दोनों फाइंड आउट करना होगा, करेक्ट? तो चलो करेक्ट। देखो सबसे पहले क्या करो, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। 96,084 प्लस 120 टोटल इनका कितना आया, 3 लाख डिवाइड बाय 3, यू विल गेट 1 लाख एज योर एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है, जब भी हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, गुडविल फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ इयर्स कितने दिए थे गुडविल के, भाई 2 साल का बताया था, तो एवरेज प्रॉफिट को इनटू 2 इयर्स कर दो। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज 1 लाख इनटू 2 कितना मिल गया, 2 लाख का आपको क्या मिल गया, गुडविल। चलिए तो यहां पर आपके पास एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल की अमाउंट मिल गई है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, क्या बताया गया था कि प्रॉफिट था ये न्यू और ओल्ड, सॉरी ओल्ड और न्यू रेशियो था, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। देखो इसको लिखने का तरीका बहुत से है, अगर आपको इस तरीके से लिखना आता हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, करेक्ट? तो दोनों में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा हो जाता है ना कि हम रेशियो किसी और का बोला देन चेक करते हैं कि P तो ये रहा पहला, कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो आप लोग बेटर होगा कि अगर इस तरीके से लिखते हो है ना, ऊपर भी के पार्टनर का नाम लिख दो, आगे टोटल का साइन, इफ अगर लिखना हो तो लिखो, नहीं तो अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, एक इतना तो प्लस डायरेक्ट ही कर सकते हो ना, तो दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ओल्ड और न्यू रेशियो लिखाओ, जिस तरीके से देखना एग्जाम में आप कोई भी चीज का फॉर्मेट लेके समझाओगे ना, फॉर्मेट पे समझाओगे तो मार्क्स उतने ज्यादा स्कोर कर पाओगे, बराबर? चलो नहीं आपको याद दिया है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करना है यहाँ पे, करेक्ट? चलिए यहाँ पे तो दिया ही नहीं, चलिए तो लिख लेते हैं इसको, है ना। ये हमारा ओल्ड रेशियो, दैट मींस 5/10 minus 9/20, दैट आई थिंक करेक्ट ना, 20 जो होगा। चलो देन इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10 minus 9 divided by 20, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, तो क्या आ गया 1/20, करेक्ट? इसी तरीके से आएगा। चलो नोट लिख लो इसको एक बार के लिए, मेरे ख्याल से आप लोग भी कर सकते हो, अभी तक इतने सम हो चुके तो ये अपने आप आएगा ही, है ना। चलो देन Q 4/10 6/24 कैसे, क्योंकि ओल्ड है, ओल्ड, देन न्यू आएगा, ये न्यू, करेक्ट? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, not as a cross multiply, you have to always take an LCM। बता चुका हूं किस तरीके से करना है इसके पहले वाले सेशन में, ठीक है? और अभी फिलहाल वो टाइम नहीं कि आपको LCM सिखाया जाए। चलिए 8 minus by 6/20, you will get 2/20, करेक्ट? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सैक्रिफाइस। चलिए देन आप
1/10 minus 5/20 you will get 3/10 पर देखिए ये कैसा है माइनस में, इसलिए क्या है गेन कंसीडर किया गया है ना, यहाँ पे गेन कंसीडर किया है, हमने बताया है आपको पहले से। चलो देन आ जाओ, किसको कितना अपने पास से सेक्रीफाइस करना होगा और किसको कितना देना होगा। करेक्ट, गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई थी 2 लाख रुपीस, तो उसके अंदर से भाई पी अपने पास से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कितना देना होगा 1/20 देना है, तो भाई 2 लाख का 1/20 का कितना होगा 10,000, बराबर से 10,000 सेक्रीफाइस करना है। सेम सिंस Q के रिगार्डिंग बात की जा रही है तो Q को भी 2/20 सेक्रीफाइस करना है, किसके ऊपर 2 लाख के ऊपर, अमाउंट कितनी आई 20,000। नेक्स्ट आ जाते हैं R की बात करें, यहाँ पे R has gained, he will be debited by 3/20, कितना है R का 3/20 डेबिटेड बोल दिया ऑफ रुपीस 2 लाख, तो कितना मिलेगा 30,000, किसको R को कितना मिल रहा है 30,000 P के पास से एंड Q के पास से 10,000 प्लस 20 R को कितना मिल गया 30,000। करेक्ट, चलिए अगेन हमें जिस तरीके से फॉर्मेट में लिखना था बताया हुआ है कि जो गेन आएगा वो हमेशा कहां पर आएगा डेबिट साइड पे, सेक्रीफाइस आएंगे क्रेडिट साइड पे। चलिए आर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 20,000। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट, देखिए स्टेटमेंट और वी कैन से एज अ नरेशन आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो या अदरवाइज कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लिखते हो अकाउंटिंग लैंग्वेज में, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। नरेशन लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने नरेशन नहीं लिखा, सपोज अगर ये सम आपको 3 से 4 मार्क्स का है तो आपने नरेशन नहीं लिखा तो मे बी 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स आप या वो हाफ मार्क्स कंसीडर करते हैं ना आप लोग, ठीक है, इतने गवा बैठोगे अगर नरेशन नहीं हुआ तो। फॉर्मेट अच्छे से बनाया करो, फॉर्मेट और नरेशन पे आपके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सर एक ही जर्नल एंट्री डायरेक्ट लिख दूं, नहीं, ये लोग पागल नहीं है कि इन लोगों ने इस तरीके से कुछ बनाया है, तो आपको भी सेम ऐसा ही फॉलो करना होगा। करेक्ट, जिस तरीके से वो देखो लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है, बराबर। चलो नेक्स्ट चले आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. It is now agreed that they will share the future profit equally, है ना, उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि उनको फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। डेट मींस मैं क्या बोल सकता हूं 1:1:1 1:1:1। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीस, बेसिकली कितना आ गया 3 लाख रुपीस की गुडविल है। द गुडविल ऑफ अ फर्म डज नॉट अपीयर इन द बुक्स के अंदर लिखी हुई नहीं है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। करेक्ट, देखिए ये वही सब है जो बार बार आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, जो सेम टू सेम है, सिचुएशन अलग आ रही है सिर्फ। अगेन ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखोगे आप लोग। करेक्ट, 3:2:1 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे कितने हैं 3 पार्टनर है 1 1 1, है ना। इसका टोटल कितना हो जाएगा ऊपर वाले का 6, इसका हो जाएगा 3, मतलब अपॉन में एक में 6 आएगा अपॉन में 3 आएगा, बराबर। सैक्रिफाइस्ड और गेन 3/6 minus 1/3 you will get 1/6 as your sacrifice ratio। करेक्ट, देन B के अंदर क्या आएगा 0, that means there is no sacrifice और there is no gain, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें 1/6 एंड 1/3 के अंदर इसमें कितना होगा 1/6 का क्या मिल रहा है गेन मिल रहा है। देखिए इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप डायरेक्ट रेशियो पे से अंदाजा ही नहीं लगा सकते, है ना, कि जब हम रेशियो पे से बहुत से लोग होते हैं कि टाइम नहीं है, अरे रेशियो पे से डायरेक्ट पता चल रहा है ना कि किसको कितना मिल रहा होगा। अभी यहाँ पर डायरेक्ट बहुत से ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट गेस करेंगे कि सर अरे ये दोनों तो एक ही है, मतलब इसको तो कुछ नहीं बराबर ही, हाँ यहाँ वाले को शायद थोड़ा ज्यादा मिल रहा है और इसको मिल रहा है। ऐसे भी बुद्धि लगा सकते हैं बहुत तेजी से, बराबर, पर लेकिन एक्चुअली देखो यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है जिसका
जिसको पहले 2 मिलता था अब उसको 1 मिलेगा, लेकिन स्टिल उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना तो कोई फायदा हो रहा है। जिसको पहले भी 1 मिलता था अभी भी 1 मिलेगा, तो देखिए यहां पर उसको और फायदा हो रहा है, करेक्ट। तो इसलिए आप रेशियो के बेसिस पे आप गैस वर्क नहीं करेंगे, क्लियर, सॉरी। तो डायरेक्ट उस बेस पे आपको नहीं करना। मिल गया सैक्रिफाइस और गेन। चलो इस बेसिस पे क्या कर दो, हमारी एंट्री करनी है। गुडविल की वैल्यू कितनी थी देख लो, ए सैक्रिफाइस कितना 1/6, 3 लाख के ऊपर 50,000। सेम C has gained, he will be debited for 1/6 of 3 lakh rupees 50,000। नैरेशन ये किस तरीके से लिखा जाए अगर ये पूछना चाहो तो यहां पर आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भाई गेन आएगा वो कहां आता है डेबिट में, सैक्रिफाइस वाला बंदा आएगा क्रेडिट पे। लिख लो जहां पर आपको लिखना हो कि हर बार याद रहे, ऐसी कोई जगह हो तो वहां लिख लो, यही होता है फॉर्मूला, है ना। करेक्ट वैल्यू आ गई है तो 2014 1st January C's capital account debit 50,000 to A's capital account 50,000, correct। then so here we have illustration number 25। चलिए illustration number 25। Ram and Ramesh were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1। 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोग, करेक्ट। Now they decided that with effect from 1st January 2013 they would share profit and losses in the ratio of 5:3। 5:3 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कब से, विद द इफेक्ट ऑफ 1st जनवरी, करेक्ट। 1st जनवरी से उन्होंने ये चीज सोची है। नाउ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। देखिए यहां पे आप सेंटेंस जो देख रहे हैं, इस सेंटेंस के अंदर क्या बताया गया है कि इन दोनों की, राम और रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करते समय एक पार्टनरशिप डीड बनाई थी, तो उसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि इन फ्यूचर अगर हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, है ना, इफ अगर हम चेंज करते हैं तो उस टाइम पे जो गुडविल की वैल्यू होगी, है ना, उस टाइम पे जो गुडविल की वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पिछले 2 साल का प्रॉफिट देखेंगे। कितना, 2 साल का प्रॉफिट देखेंगे। ये कंडीशन उन्होंने कब बताई है, जब हम, बराबर क्वेश्चन बराबर समझो, कि जब हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो उस साल में गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। तब एज पर हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर ने स्पेसिफाई किया है कि जब भी हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो हम गुडविल की वैल्यू जो होगी वो उस दिन से लास्ट 2 साल पहले, है ना, 2 साल पहले की जो टोटल प्रॉफिट है उससे फाइंड आउट करेंगे। ये उन्होंने लिख के रखा है, बराबर, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है ना, प्रीसीडिंग 2 साल पीछे, द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव, जिस दिन हमने ये सोचा उसके 2 साल पहले का प्रॉफिट देखेंगे और उस बेस पे हम निकालेंगे हमारा गुडविल, करेक्ट। चलो देन द प्रॉफिट ऑफ 2010 और 11, देखो क्यों 2010 और 11 बोल रहे हैं, देखो समझो, सॉरी, है ना, द प्रॉफिट 2010, 11 and 12 was 6 lakh, 7 lakh and 90 lakh respectively, pass the necessary journal entry to give the effective above arrangement। अब यहाँ पर ऐसा मत बोलो कि सर 2 साल का बोला है 3 साल का क्यों दिया, ये क्वेश्चन है, बराबर, ये क्वेश्चन है, समझ के हमें करना है, करेक्ट। चलो आ जाओ, वैल्यू ऑफ गुडविल, देखिए ईयर यहां पे स्पेसिफाई कर दूं पहले तो 2013 बोला है ना, तो 2013 से 2 साल पीछे जाना है, तो भाई पहले तो कौन सा हो गया 2012 और 2011,
2012 याद है जब पृथ्वी खत्म होने वाली थी, बहुत अफवाह चली थी। चलिए वो टाइम पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो ये 2 साल का हमें डेटा चाहिए। तो 2011 का क्या है 7 लाख एंड सेम 2012 का क्या मिलेगा 9 लाख रुपए, करेक्ट। तो वही है वैल्यू ऑफ गुडविल 7 लाख प्लस 9 लाख कितना मिलेगा 16 लाख। यहां पर एग्जामिनर देखिए आपसे गलती हो जाए ना बस इस चीज का मौका देता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये जो सेंटेंस दिया था ना यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं, बस फटाफट फटाफट करना चालू कर देंगे। भाई यहीं पे आप गलत हो गए, क्योंकि उसने स्पेशली आपको बताया दिया है कि सिर्फ 2 साल का ही चाहिए उसे, वो भी कौन सा प्रीसीडिंग, और उसने जानबूझ के आपको ये 2010 का एक दे दिया क्वेश्चन, ताकि बस बच्चे यहां पर एक गलती कर जाए हो गया आपका काम। फिर आपने जितनी भी पूरी मेहनत करी होगी उसे सिर्फ एक काम करना है, बस इतना सा उसका काम करना है। अपना काम इजी करने के लिए एग्जामिनर कुछ इस तरीके से पेपर सेट करते हैं, करेक्ट। ये भी उनकी ड्यूटी है कि आप लोग कितना एक्टिव हो, ये उनको चेक करना ही बराबर, क्योंकि आप यहां पर अभी फिलहाल इतने एक्टिव नहीं हो, क्वेश्चन रीड नहीं कर सकते, तो इन फ्यूचर में जिस कंपनी में जाओगे तो बिना पेपर देखे आप तो सब काम कर दोगे, करेक्ट। इसलिए उस फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए वो यहां पर आपको हर एक जगह पर सिखाते, एग्जाम टाइम पे भी आपको सिखा दे कि एक एक क्वेश्चन की लाइन जो है उसे पढ़ो, करेक्ट। नहीं तो ऐसी गलती कर बैठोगे, बराबर। चलो ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, करेक्ट। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मे बी 3 से 4 मार्क्स के अंदर आपको देखने मिलेगा ये वाला, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना। मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, ठीक है। सेंटेंस के जो बीच में अगर कुछ हो ना, क्योंकि मेन लाइन फर्स्ट लाइन तो कॉमन होगी उनका रेशियो और बाद का, लेकिन जब लेंथ बड़ी है दैट मींस उसने सेंटर की लाइन में कुछ तो इंपॉर्टेंट ही होगा, नहीं तो अदरवाइज इतना टाइप करने कौन बैठता है, करेक्ट। चलो चलिए देन नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाता है हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का, सॉरी इट्स अ सैक्रिफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन काउंट करना है। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 5:3, करेक्ट। राम एंड रमेश, ओल्ड क्या था 3/4 minus 5/8, you will get 1/8 as your sacrifice. Same. Now the next one is Ramesh, 1/4 and minus 3/8, you will get 1/8 as a gain. Why gain? क्योंकि माइनस में आया है, करेक्ट। चलो वैल्यू कितनी आई थी 16 लाख, तो इसके ऊपर से इनको गेन अमाउंट दे दो। राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8, 16 लाख का 1/8 कितना हो गया 2 लाख रुपीस। देन रमेश को कितना बेनिफिट हो रहा है गेन मिल रहा है 1/8, 16 लाख 2 लाख मिल रहा है, करेक्ट। चलिए इतना आ गया जर्नल एंट्री, तो लिखिए दो, देर इतनी जर्नल एंट्री लिखने में, है ना। सो 2013 1st जनवरी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस टू राम्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये एक ही एक सेंटेंस है कुछ जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, करेक्ट। अगर इस तरीके के फॉर्म में अगर आप लिख लो ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, करेक्ट। क्योंकि उन्हें वैसे ही वैल्यू मिल गई जैसी उन्हें चाहिए भी थी, है ना। सो इट्स बेटर कि आप भी कुछ इस तरीके से लिखो तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए भी, करेक्ट। चलो ये ऐसी चीज लिख लो पहले, तो क्या फिर हम आगे चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड दी देयर लायबिलिटीज पे, करेक्ट। चलो 23.5 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड देयर लायबिलिटी। सबसे पहले वर्डिंग समझो, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। देखो भाई पहले तो क्या होता है वैल्यू, वैल्यू मतलब उसकी क्या कीमत है, करेक्ट, उसकी क्या कीमत होगी, वैल्यू का मतलब क्या होता है यही। बट इफ अगर यहां पर रीवैल्यूएशन लग रहा है, करेक्ट, यहां पे क्या लग रहा है रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया कि आज अगर सपोज कंपनी के अंदर जो भी एसेट है और लायबिलिटी है, टोटल एसेट की वैल्यू लिखी होती है, लायबिलिटी की वैल्यू रहती है, करेक्ट। जैसे जैसे टाइम चलता है तो ये एसेट की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्या होती रहती है चेंज होती है, एसेट की वैल्यू चेंज होती है, लायबिलिटी की भी होती है, कभी बढ़ता है कभी लायबिलिटी कम होती है। सेम वही साइड पे एसेट जो है कुछ एसेट्स बढ़ती जाती है कुछ एसेट्स चेंज होती है।
तो इनकी जो अमाउंट वी कैन से ऐसे जो इनकी फिगर है उसके अंदर चेंजेस आपको देखने मिलते हैं, करेक्ट, देखने मिलेंगे ही। इसी वजह से क्या बोला गया, रीवैल्यूएशन। अगेन उसकी वैल्यूएशन में क्या होता है, चेंजेस देखने मिलते हैं। रीवैल्यूड का मतलब क्या होता है, एक बार जो लिखा है वो दूसरा भी कुछ आ सकता है, रीवैल्यू, है ना। देखो, on admission of a new partner the firm stands reconstituted and consequently the assets and revalued and liabilities are rescisted. It is necessary to show the true position of the firm at the time of admission of a new partner. देखिए, इन फ्यूचर अगर आप भी कहीं पर एज ए न्यू पार्टनर जा रहे हो, ये चला आपकी फर्म में कोई एज ए न्यू पार्टनर आ रहा हो, तो बेसिकली एक रूल क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी फर्म का क्या बताना होगा, रिकंस्टिट्यूटेड एंड कंसीक्वेंटली द एसेट्स एंड रीवेल्ड लायबिलिटीज आर रिसीव्ड। दैट मींस उस पर्टिकुलर टाइम पे पहले तो आपको ये दिखाना है कि न्यू पार्टनर ऐड होने से पहले आपके कितने एसेट्स थे, कितनी लायबिलिटी थी, उनकी एग्जैक्ट फिगर आउट करके बतानी है। कि है रीजन, क्योंकि पता होना चाहिए कि पार्टनर के आने से पहले उसकी कितनी अमाउंट थी, और जब पार्टनर आ गया, क्योंकि भाई न्यू पार्टनर आया है तो हर एक चीज में प्रोपोर्शन में चेंज होगा, करेक्ट। तो पार्टनर आने से पहले की क्या इफेक्ट थी, पार्टनर के आने के बाद अब एसेट और लायबिलिटी की क्या वैल्यू है ना। इफ द वैल्यू ऑफ एसेट राइज बढ़ जाना, गेन विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, करेक्ट। अगर उस टाइम पे अगर एसेट बढ़ जाती है, कब, न्यू पार्टनर जब आ रहा है, दैट मींस तो वो किसके लिए फायदा होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए, उनका कैपिटल बढ़ गया। नाउ सिमिलरली एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दैट मींस लॉस विल डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। वाइस वर्सा, ज्यादा हो गया तो उनका कैपिटल बढ़ गया, कम हो गया तो कैपिटल में से कम हो जाएगा। क्या, एसेट की बात करते हैं। फॉर दिस पर्पस अ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, करेक्ट। क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सेम देखो, जैसे ये आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा होगा, मे बी आप लोग कहीं ना कहीं कोई सामान लेने जाते हो तो उसके लिए ना वहां पर पहले अगर कुछ टाइम पहले गए होंगे, आजकल कैसा है, जरूरी नहीं कि हमें या मॉल में जाते हो तो जो चीज खरीदनी होगी सिर्फ वहीं जाते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा चीजें भी देखते हो कि अरे ये क्या, अच्छा नेक्स्ट मंथ हमें इसे लेना होगा, दूसरी कोई चीजें भी लेते हो। तो आप उस बेस पे से अपना एक बजट तय कर लेते हो कि नहीं, मुझे मैंने ये देखा था तो मुझे नेक्स्ट मंथ में ये चीज ले लूंगा, अभी मुझे ये भी लेना है। तो आपका एक बजट फिक्स है। कैसे बजट फिक्स हुआ, क्योंकि आपने उन्हें हर एक चीज की एमआरपी देख ली है, या वी कैन से एज अ सेलिंग प्राइस देख ली है कि ये मुझे कितने में देगा, करेक्ट। नाउ अब आफ्टर 1 मंथ, आप 1 महीने के बाद वहां पे जा रहे हो, आपका बजट फिक्स है कि मुझे इतने में लेना था, क्योंकि आपने सेविंग उतनी करी। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर उनकी जो प्राइस थी, क्योंकि ये सीजनल डिमांड है, प्राइस वो हायर हो गई, करेक्ट। क्या हो गया, उस टाइम पे आपकी प्राइस, जो सेलिंग प्राइस थी वो 100 रुपए की जगह 120 हो गई। तो उस टाइम पे आपने जो बजट बनाया था, और वी कैन से एज अ, क्योंकि आप वहां पर इन्वेस्ट करते तो आपका कैपिटल था, करेक्ट। तो ये चीजें आपके कैपिटल में कम हो गई, क्योंकि आप कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज होगी जो आप मे बी नहीं ले पाओगे। रीजन, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि जितना सोचा था उतने पे तो नहीं जा पाओगे, करेक्ट। रीवैल्यूड हो गई। अब आपकी जो आपने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई होगी, है ना, आपने ऑलरेडी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज की एक लिस्ट बनाई होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज की कोई भी लिस्ट बनाई होगी कि हाँ भाई फाइनली अमाउंट 1000 रुपए का होगा इसके अंदर, ये आपने खुद की लिस्ट बनाई थी। क्यों, क्योंकि आपको उसकी क्या सेलिंग प्राइस पता है। बट जब नेक्स्ट टाइम वहां पर आप गए, तो वहां पे जो मार्केट वैल्यू थी, मतलब अब वो कौन से रेट पे बेच रहा था, करेक्ट। तो वो लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर ये चेंज हो गया भाई। यहाँ पे जो, यहाँ पर आपका बजट ओवरऑल कितना रहा था, 1200 के अराउंड जा रहा था, पर आपका बजट कितना है, 1000 रुपीज। अगर यही सारी चीजें खरीदनी होगी तो भाई 1200 चला जाएगा। दैट मींस अब आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, अब ये मत समझना कि घर की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी और आप किसी भी जगह जाओ ना तो वो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए बुक बनाते हैं, एक्स्ट्रा सोच के रखते हैं कि कितना होगा, एक्सपेक्टेड एक अमाउंट उनके फिक्स होती है कि इतना खर्चा लगेगा।
बट जब एक्चुअली वहां पर जाते हैं देखते हैं अरे यार ये तो ज्यादा हो गया। देखिए बहुत से जगह पे क्या होता है, प्राइस बढ़ भी जाती है, प्राइस कम भी हो जाती है, तो हमें उसी बेस पे लिखना होता है। तब हमारी बुक्स में लिखेंगे अच्छा इसकी वैल्यू चेंज हो गई, पहले इतना सोचा था तो कितना एग्जैक्ट बढ़ गया है। इफ अगर बढ़ गया है तो उसे अलग साइड लिखा जाता है, कम हुआ है तो उसे दूसरी साइड लिखा जाएगा। करेक्ट। ये आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ये तो मे भी आपके से थोड़े घरेलू एग्जांपल है ना, कि आप लोग कुछ इस तरीके से ही करते होंगे। तो दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड with all increase in the value of assets and decrease in the value of liability। देखिए यहाँ पे कौन सी चीजें इसके अंदर आती है बता दी गई है, ध्यान रखना। The account is credited with all increase in the value of assets, correct, and decrease in the value of liability। Same वैसे है तो it is also debited with the decrease of account of value of assets and increase in the value of liability, है ना। समझे यहाँ पे मेन चीज, एक चीज देखो यहाँ पे कि जो क्रेडिट वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज में इंक्रीज होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज अगर होगा, सॉरी कुछ इस तरीके से शायद और इजी रहेगा। करेक्ट। कहीं पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको आगे फॉर्मेट आएगा कि कैसे बनता है, डेबिट क्रेडिट होता ही है इसमें। उसमें अगर क्रेडिट साइड पे कौन से आएंगे, अगर आपको एसेट में इंक्रीज हो रहा हो और सामने लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है ना, क्रेडिट में कब आएगा, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट एसेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, है ना। नेक्स्ट डेबिट में आपका कब आएगा, अब ये देखो वाइस वर्सा चलता है, बताया था आपको। तो एसेट यहां पर क्या हो जाएगा डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। करेक्ट। यही फॉर्मेट आपको याद रखना है, दो में से कोई भी एक याद रख लो, डेबिट का या क्रेडिट का, क्योंकि अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। जैसे क्रेडिट का याद रख लो, एसेट बढ़ेगा, भाई एक ही चीज है, एसेट बढ़ गया तो वहीं पर लायबिलिटी गिर जाएगी। दोनों एक साथ तो चल ही नहीं सकते बिजनेस में कभी भी, बराबर। एसेट बढ़ रही है लायबिलिटी कम होती जाएगी। करेक्ट। कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं होगा कि एसेट बढ़ रही है लायबिलिटी बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन शायद ऐसा देखने मिल जाए कहीं पर, बाकी ज्यादातर तो कहीं भी नहीं होता है, बराबर। डेबिट साइड में एसेट कम हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। करेक्ट। चलिए लिखना तो लिख लो 2 मिनट के लिए इसको, ये काम की चीज, यही चीज आपको रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन की हुई है ना। चलो देन दिया हुआ है डेबिट का, ये रहा, इट इज डेबिटेड विद द डिक्रीज ऑन द अकाउंट वैल्यू ऑफ एसेट। डेबिट साइड पे क्या आएगा, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी और यहां पर इंक्रीज क्या होगा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो कहां आएगी, डेबिट साइड पे। करेक्ट। देन द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट shows a gain or loss on revaluation which is transferred to the existing partner capital account in existing profit sharing ratio. Correct. The balance of this account shows a gain or loss on revaluation which is transferred to the existing partners capital account। किस में जाएगा, existing partners capital account में। क्लियर। सारी चीज आपको देखो स्पेसिफाई की गई है, इसलिए हमको ये थियोरेटिकल जब चीज आती है ना तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे ऐसा हो जाएगा अरे सर ये चीज कैसे हो रही है, तो सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थियरी आपको जब समझाई गई तब ध्यान नहीं दिया। करेक्ट। अकाउंट्स में देखो एक काम करो, जैसे यहाँ पर आप एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिलहाल अभी आप जब लेक्चर में पढ़ रहे हो, अभी तो आपने पढ़ा, देन ये लेक्चर हो जाए उसके बाद वापस से एक बार उसे पढ़ा करो अपने ओन तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप वापस से सेशन खोलो, मैं जो बोल रहा हूं वही आप रिपीट करो, इट डजंट लुक लाइक इट, बट आप अपने तरीके से ही एक बार तैयारी करो।
अब आप खुद उस चीज को एक बार पढ़ो। तो देखिए मेरा पढ़ाया हुआ तो ठीक है, आपका जो पढ़ा हुआ है क्योंकि आप अपने हिसाब से उसे रीड करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे तो वो और अच्छे से आपको कैचअप कर पाओगे, इसलिए पढ़ना वापस से भी। देन accounting of revaluation of asset and liability when there is a change in the profit sharing ratio of the existing partners। चलिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कब? जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग में चेंजेस आ रहे हो। किसके? एग्जिस्टिंग पार्टनर के। अभी न्यू पार्टनर की बात नहीं की गई है, एग्जिस्टिंग पार्टनर की ही बात कर रहे हैं। दैट assets and liabilities of a firm must always be revalued at the time of change in profit sharing of existing partner, correct? The reason is that the realizable or actual value of asset and liability may different from those shown in the balance sheet, बराबर? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस शीट के अंदर जो इफेक्ट दी है उससे तो अलग ही आती है इफेक्ट। किसकी? एक्चुअली जो एसेट और लायबिलिटी की हो। Then it is possible that with the passage of time some of the assets might have been appreciated in value while the value of certain other assets might have decreased and no records has been made of such change in the books of account। बराबर? यहाँ पर क्या है कि इस पैसेज के अंदर आपको देखो ऐसी चीज भी देखने मिलेगी, यह नॉट इन अ पैसेज, जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को कोई पढ़ोगे या कोई कंपनी में भी तो क्या होता है कि एसेट की कभी वैल्यू आपको ज्यादा दिखेगी, कभी कम दिखेगी, या तो कुछ एक एसेट होगी जो मे बी आपको स्पेसिफाई करना रह गई है, लिखना रह गई है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे रिटर्न ऑफ बोलते हैं, है ना, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, करेक्ट? बट स्टिल वो एक एसेट है, बट मे बी लिखना रह गया होगा, करेक्ट? देन सिमिलरली देयर मे बी some unrecorded assets and liabilities that may have to be accounted for। Then the revaluation of asset and reassessment of liabilities becomes necessary because the change in the value of assets and liabilities belongs to the period of change in profit sharing ratio, है ना? किस तरीके से चेंजेस आपको देखने ज्यादा मिल सकते हैं क्योंकि जिस बेसिस पे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे उसी टाइम पे उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटी में भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस देखने मिल सकते हैं एंड हेंस मस्ट बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये तो देखने मिलेंगे आपको। किसमें होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके? एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात की जा रही है, करेक्ट? देन revaluation of assets and reassessment of liability may be given effect to liability may be given effect to in two different ways। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है when revised value are to be recorded in the books and when revised value are not to be recorded in the books। दो ही है ये,